नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी के लिए जो सफलता सीरीज चलाई जा रही थी, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 18 को देखेंगे। इसमें टोटल 30 वीडियो होने वाली है। इससे पहले 17 क्लास हो चुकी है। साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज से जिनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट है या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं एसएससी जीडी, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको बता दूं, यकीन करके जाइएगा, विश्वास करके जाइएगा, अगर आपने हमारा कंटेंट का सहारा लिया है इस जर्नी में तो आपको 80% तक क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इसमें कोई भी दो मत नहीं है। ऐसे ही होते आया है, होएगा और होता रहेगा। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हमारा कंटेंट कहने का मतलब है पैरासीटामोल सीरीज, पैरासीटामोल 500। ये थोड़ा जो है पिछले साल आया था। इसको अगर पढ़े होंगे तो आपको बेसिक नॉलेज मिला होगा, और जो पैरासीटामोल 2 है उसको आप पढ़ेंगे तो बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिला होगा, और आपको एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए जो है बेस्ट रहेगा ये दोनों। अगर आपने पढ़ लिया है फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% क्वेश्चन आराम से बनेगी, और इतना बन गया तो मेरिट लायक बन जाता है आराम से। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को आप बाय कर सकते हैं, है ना। और आज देखिएगा, आज लंबी चौड़ी लाइन लगेगी कंटेंट बाय करने के लिए, क्योंकि अब एनालिसिस तो होती नहीं है कि मैं खोल के बताऊं कि ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया, जैसे कि पहले बता पाता था, है ना। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो है प्रचार नहीं हो पा रही है, और मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि भैया जो है ऐसी बात है। ठीक है, तो अब क्या सहारा है, तो जैसे आपका एग्जाम अच्छा गया, आपके दोस्त ने पूछा भाई कहाँ से पढ़ा, तो टुडे एग्जाम से पढ़ा, फिर बच्चे आएंगे और लेंगे कंटेंट। ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लिंक क्लिक करके भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसे वीवीआई कर लेंगे, एक न एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन छपेगा, 100% लिख के रखो। ठीक है, तो ये जो अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पी हरीश को, पर्वतनेनी हरीश इसका नाम है, इन्हें नियुक्त किया गया है। पर्वतनेनी हरीश इससे पहले जर्मनी में भारत के राजदूत के तौर पर कार्य संभाल रहे थे, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछा सकता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित भारत के राजदूत के रूप में अगस्त 2024 में किसे नियुक्त किया गया, तो पी हरीश एक आंसर हो गया। दूसरा है कि पी हरीश संयुक्त राष्ट्र संघ में, है ना, भारत के राजदूत नियुक्त होने से पहले किस देश में राजदूत थे, तो आप कहेंगे जर्मनी में राजदूत थे। तो दोनों बात आपको एक ही आदमी से दो क्वेश्चन याद रखना है ना। इसके अलावा जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्वतनेनी हरीश को डिप्यूट किया गया है एज ए राजदूत, उससे पहले वहाँ पे कौन थे, तो रुचिरा कंबोज, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ, और उनके बाद जो है पी हरीश को नियुक्त किया गया है। इनके अलावा श्री अभय कुमार को दिसंबर 2024 में जॉर्जिया में भारत का राजदूत नियुक्त किए गए हैं। श्री अजीत विनायक गुप्ता, या गुप्ते भी इनका सरनेम गुप्ते हैं, अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जब आपका पी हरीश इस पोस्ट को खाली तो यहाँ पे अजीत विनायक गुप्ता को जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विनय मोहन क्वात्रा, इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, है ना। तो ये जो विनय मोहन क्वात्रा है, इनको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी आपका यूएसए के अंदर जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री संजीव कुमार सिंघला को 2024 में फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी एग्जाम में आता रहता है, एसएससी बहुत पूछता है, इसीलिए यहाँ पे राजदूत से इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ना चाहता और ये पॉइंट भी रखा है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। अब देखिए, श्रीलंका में नाम तो ऐसे ही होता है, लेकिन चारों ऑप्शन ऐसे ही देंगे, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अनुरा कुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ, एसएससी बहुत पूछता है, तो आप बताएंगे 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, 1948 में इंडिया के बाद, ये बात भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका से कई और क्वेश्चन आते हैं। यहाँ के शास्त्रीय नृत्य फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, तो कंडियान होता है। श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है, श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। जाफना प्रायद्वीप, एलिफेंटा पास, है ना, कच्छे थेबू, नैने थेबू द्वीप, ये सभी कहाँ पे है, श्रीलंका में है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। हम्बनटोटा बंदरगाह भी यही है। एलटीटी
टीटीपी जो उग्रवादी दल है ये भी श्रीलंका से ही संबंधित है। तो ये कुछ एक बात जो है श्रीलंका के जो है रिगार्ड में संदर्भ में याद रखेंगे। ये भैया पैरासीटामोल 500 ये पिछले साल आया था, इसको पढ़े होंगे तो बेस आराम से अच्छा हुआ होगा आपका। ये मार्क बूस्टर है पैरासीटामोल 2, इन दोनों का अच्छे से सेवन कर लिए हैं और हम जो क्लास अपलोड करते हैं बहुत लिमिट पढ़ाते हैं, उनके टच में किसी न किसी रूप से हैं तो आपके जो है 80-85% क्वेश्चन इंडिया के किसी भी एग्जाम में बन जाएंगे, बैंकिंग को एग्जाम को छोड़ के, है ना, बैंकिंग में नहीं बन पाएगा। ठीक है, बाद बाकी आप भी समझदार है और पढ़ के दिए होंगे एग्जाम तो समझ रहे होंगे। ये रेलवे के लिए है परीक्षा दर्पण, और ये आपका सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए स्टार्ट किया गया था। 24 क्लास हुआ है, इसमें मतलब इसमें हाई लेवल के एसएससी की क्वेश्चन होंगे, है ना। अगला है बास्केटबॉल खेल में हुप या घेरा का त्रिज्या कितना होता है। बिहार एसएससी पुलिस दरोगा का भी कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो। तो 23 सेंटीमीटर होती है। बास्केटबॉल खेल में हुप या घेरा का त्रिज्या जो है ये 23 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये बास्केटबॉल का जो है यहाँ पे डायामीटर, आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट की आयाम जो है 28 × 15 मीटर होती है। आयाम कहने का मतलब है जो बड़ा है वो लंबाई है, जो छोटा है वो आपका चौड़ाई है। तो 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई होता है बास्केटबॉल कोर्ट की, है ना, जो है आयाम। बास्केटबॉल खेल में हुप का व्यास 46 सेंटीमीटर या 18 इंच होता है, जो ग्राउंड से 10 फीट या 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। एक एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी इतनी बड़ी एग्जाम तो है नहीं, तो मोटा वाला क्वेश्चन यहाँ से डायामीटर आपको उठा सकता है ना। इसके अलावा बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शासी निकाय क्या है भैया, फीफा। जैसे फीफा फुटबॉल का है, आईसीसी क्रिकेट का है, वैसे ही फीफा किसका है, बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए शासी निकाय है। स्थापना 1932 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। फीफा की स्थापना बहुत पूछे जाते हैं, 1904 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, फीफा का ज्यूरिख। इनके अलावा बास्केटबॉल से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख शब्द, रिबाउंड, अंडरहेड, ओवरहेड, डबल ट्रिपल फॉल, फ्री थ्रो, एयर बॉल, ये सभी के सभी बास्केटबॉल से जुड़े हुए जो है आपका शब्द है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो है ना, बास्केटबॉल से जुड़ी बता दिए सब। बास्केटबॉल से जुड़ी हुई कुछ प्रतियोगिता जैसे बीसी गुप्ता ट्रॉफी, विलियम जॉन्स ट्रॉफी ये पूछे जाते हैं, अर्जुन राज ट्रॉफी, बेंगलुरु कप इत्यादि जो है ये बास्केटबॉल से जुड़े हुए ट्रॉफी या टूर्नामेंट है। बास्केटबॉल खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में बॉल को हाथ से इस घर से उस घर करते रहते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। और एक बेसबॉल होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। रग्बी में कितने होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं। ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट। इसमें 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में जो बर्फ पे खेले जाते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं। फील्ड हॉकी जिसे हम आमतौर पे जानते हैं इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। लैक्रोस में 10 खिलाड़ी होते हैं। और कहीं लिख लेना कबड्डी में ना, है ना, कबड्डी में थोड़ा सा क्लू है, कबड्डी में 12 खिलाड़ी तो होते हैं लेकिन फील्ड पे खेलने 7 खिलाड़ी उतरते हैं। तो दोनों प्रकार की बात होंगे, अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो 12 आंसर चलेगा, है ना। रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पे दिल्ली को किस अधिनियम के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, है ना। 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के अनुसार भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया गया, है ना। आपको पता होगा ना कि जो राजधानी ट्रांसफ़र की बात है वो कब करा गया था, है ना, 1911 में। इनके अलावा 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन है इनको स्थापित किया गया था। और ये द्वैध शासन जो प्रांत में 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित हुए, ये आपका 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त किए गए। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, लिंक बना के याद करेंगे, सही रहेगा। 19 में प्रांत में आया, 35 में प्रांत में द्वैध शासन समाप्त हो गया और द्वैध शासन प्रांत की जगह केंद्र में लगाए जाने लगे अधिनियम 35 के अनुसार। ठीक है भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। यही बात मैं बता रहा था, जो 19 में प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था ये यहाँ पे जो है इसका दायरा बढ़ा के समाप्त करके केंद्र स्तर पर लगाया गया। भारत से बर्मा इसी अधिनियम के तहत अलग हुआ था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान पे सबसे अधिक जो प्रभाव है ये इसी अधिनियम
का है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे अधिक जो है प्रभाव है भारतीय संविधान के ऊपर। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में किया गया था, जो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात यही है ना। इसके बाद आज़ाद भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है ये 1950 में बना था, ये एक अलग बात है जिसे हम आजकल देखते हैं। इल्बर्ट बिल ये 1883 में पेश किया गया था, है ना, और 1884 में अधिनियमित किया गया था। तो ये दो बात है, अमल में कब लाया गया था? 84 में। पेश कब किया गया था? 83 में, है ना। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसा हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीन गई और इसकी बागडोर जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ब्रिटिश क्राउन करने का मतलब वहाँ का जो राजा राजी जो मतलब जो भी शासन तत्कालीन हुआ करता था उनके द्वारा हम शासित होने लगे, और इसके पीछे का कारण हमने कई बार एक्सप्लेन किया है। चलीहा साहब उत्सव जो भगवान झूलेलाल को समर्पित है, यह किस हिंदू धर्म समुदाय से संबंधित है? तो आप कहेंगे सिंधी समुदाय से संबंधित है आपका चलीहा साहब उत्सव। चलीहा साहब उत्सव के दौरान भगवान झूलेलाल के प्रति समर्पण दिखाने के लिए सिंधी समुदाय के लोग 40 दिनों तक उपवास रखते हैं, है ना। तो ये भी एक मतलब बड़ा त्यौहार है इनका। सिंधी समुदाय मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से जानते हैं। पिछले जीडी में ये पार्टिकुलर पॉइंट आपसे पूछा गया था। तमिलनाडु में मनाए जाने वाली त्योहार थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, ये भी पूछे जाते हैं, है ना। थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा करी जाती है तमिलनाडु के अंदर। लद्दाख में मनाए जाने वाली त्योहार हेमिस में गुरु पद्मसंभव को याद किया जाता है। हेमिस त्योहार जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में हेमिस जो है आपका नेशनल पार्क भी है, जो इंडिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है ये हिम तेंदुआ है, क्या ना। हिम तेंदुआ जो है ये आपका मुख्य आकर्षण है हेमिस नेशनल पार्क का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगने वाली काम्पिल मेला में जैन तीर्थंकर बिमल नाथ को याद किया जाता है। तो ये यहाँ पे मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये बड़े बड़े त्योहार होते हैं, है ना, इस किसके उपलक्ष्य में किसको याद किया जाता है, ऐसा है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खर्ची पूजा जो त्रिपुरा से संबंधित है, इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। न जाने कई हजार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोंगल, छठ पूजा और मकर संक्रांति, ये तीनों में देवता कॉमन है भगवान सूरज, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इन तीनों के तीनों पूजा में भगवान सूरज की पूजा करी जाती है। होला मोहल्ला ये पंजाब का प्रमुख त्योहार है जो होली के अगले दिन मनाया जाता है तथा यह 3 दिनों तक चलती है। इस त्योहार को शुरू करने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है। होला मोहल्ला, ठीक है, अर्थात होला मोहल्ला सिख धर्म से संबंधित होगा। समझ में आया कि नहीं? पंजाब हरियाणा में हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित है, तो वैसे भी कॉमन सेंस कि भाई ये सिख धर्म के लिए ये त्यौहार होंगे, है ना। तो होला मोहल्ला कहाँ पे? गुजरात में होली के समय होती है। गुरु गोविंद सिंह स्टार्ट किए थे, 3 दिन तक चलती है। गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, है ना, और सबसे फेमस भी कह सकते हैं। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। गुरु नानक देव जी कहना सही रहेगा, है ना भैया। इनके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी करे थे 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की जो जन्मस्थली है आज भी पूछे जाते हैं, बिहार के पटना साहिब में है, और इनके जो समाधि स्थल है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिख धर्म से संबंधित अन्य प्रमुख त्योहारों में लोहड़ी, है ना, लोहड़ी ये मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है। अभी अभी हमने मकर संक्रांति मनाया सर। मकर संक्रांति का डेट फिक्स होता है 14/15 जनवरी, या तो 14 जनवरी को होती है या तो 15 जनवरी को होती है। बैसाखी जो है पंजाब हरियाणा में या सिख समुदाय में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है ना। यह त्यौहार 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ के गठन की याद दिलाती है। कौन सी त्योहार? बैसाखी। देखिए गुरु पर्व का त्यौहार भी होता है सिख धर्म में, जो गुरु नानक जी के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाए जाने वाली त्योहार बोनालू में देवी काली की पूजा होती है। वहीं तेलंगाना में एक बतुकम्मा त्योहार होता है जो बहुत ही फेमस है। ये देवी पार्वती की पूजा होती है, और बतुकम्मा को जो है फूलों का त्योहार भी कहा जाता है ना, फूलों का त्योहार भी कहा जाता है बथुकम्मा को। तो इसे भी ध्यान आप रख लेंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है हिम्मत टूट जाती है। इतनी मेहनत, इतने रिफाइंड कंटेंट कोई पेड क्लास में भी आपको नहीं पढ़ाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं। जो ही बच्चा देखते हो तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। कौन सी पैसा लग रहा है यार आपके, है ना, बोझ रखे हो दिल पे, है ना, लाइक नहीं करना है इनके। चलिए कोई नहीं।
राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य घूमर में देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। सरस्वती ऑप्शन में ना होने पर गौरी देवी से काम चला लेंगे, जो राजस्थान की घूमर नृत्य होती है। घूमर नृत्य से भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की ऐसा महिला नृत्य जो वृत्ताकार सर्कल में किया जाता है तो भी घूमर होगा। घूमर नृत्य की स्टार्टिंग किस जनजाति की महिला ने की थी, तो आप कहेंगे भील जनजाति की महिला ने की थी। तो ये भी आपका एक से बढ़ के 3 क्वेश्चन एक ही बात से है ना। केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। ओडिसी नृत्य तथा मणिपुरी नृत्य, इन दोनों में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लेकिन ओडिसी नृत्य में अगर भगवान कृष्ण नहीं है, जगन्नाथ है, तो भी जो है आपका आंसर होगा। भरतनाट्यम में भगवान शंकर की पूजा करी जाती है। तो ये कुछ एक देवी देवता त्योहार वगैरह में ये मैंने बताया है। अब यहाँ पे है संक्रांत, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पोया, लोसंग, लोसार, सभी बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। यहाँ पे एक लिख लेंगे नवरोज। नवरोज काफ़ी पूछे जाते हैं। नवरोज जो है ये बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था इंडिया में, और ये आपका पारसी धर्म का त्यौहार है ना, पारसी धर्म का त्यौहार है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी निधि दे सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो तैराकी से थी। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक 2024 में गई थी। पेरिस ओलंपिक, हालांकि इनको पदक नहीं मिला। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 117 एथलीट की दल प्रतिनिधित्व करे, जिसमें 70 पुरुष 47 महिला थे। 95 पदक के लिए 69 प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पदक कितने मिले हमें? 6 पदक मिले, जिसमें इन्हें ना नीरज चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ पदक गेन किए रजत पदक के रूप में। इस बार हमें गोल्ड नहीं मिला था। अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल 2024 माफ कीजिएगा, अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो ओलंपिक के लिए गए थे 124 एथलीट। ठीक है भाई, वो सबसे बड़ा था। तो अगर आपसे पूछे कि अब तक भारत सबसे बड़ा जो है एथलीट का टोली किस ओलंपिक में भेजे, तो 2024 नहीं मार दीजिएगा, वो टोक्यो वाले में भेजे गए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल की तरफ से सबसे उम्रदराज रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी थे, ये ध्यान रखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल की शुरुआती इवेंट में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल रहेंगे। वहीं मशाल कार्यक्रम अभिनव बिंद्रा को चुना गया था, है ना। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, मेजर सभी भारतीय थल सेना के महत्वपूर्ण पद है। इसमें रैंकिंग के वरीयता के आधार पर निम्न स्तर पे कौन होंगे, तो इन चारों में मेजर जो है नीचे स्थान पे होगा। ये इसलिए बताना जरूरी है, आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरे इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से भी पूछे जाते हैं कि जैसे बीएसएफ किस सीमा पे सेवा देते हैं, एसएसबी कहाँ देते हैं, आईटीबीपी कहाँ देते हैं, असम राइफल कहाँ देते हैं, तो ये सब की बात हम कर लेंगे। साथ ही उनका महानिदेशक अगर हाल फिलहाल में चेंज हुआ है तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहीं पे मैं बताने की जो है वो करूँगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मेजर हैं ये यहाँ पे हैं थल सेना वाले इंडियन आर्मी के लाइन में। इससे पहले जो 4 ऑप्शन थे मेजर जनरल, फील्ड मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब ऊपर हो जाएगा, कर्नल, लेकिन मेजर नीचे हैं और मेजर से भी छोटा कैप्टन होता है। तो यहाँ पे ये वाले को फोटो जो है मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा ऊपर से कम 2-3 पोस्ट जहाँ पे कन्फ्यूजन है उसे जरूर जो है ध्यान रखेंगे। ऐसे सुनने में लगता है कि मेजर बड़ा पोस्ट होगा, लेकिन नहीं, ये आप नीचे देख रहे हैं इनको। इनके अलावा वर्तमान में भारत के सेकेंड सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान साहब है। ये बिपिन रावत साहब के बाद जो है बनाए गए थे और एज इट इज अभी भी अपने पोस्ट पे तैनात है। भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 2022 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था और ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के नेटिव हैं। इनके अलावा भारत में थल सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान समय में वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्तमान में नवनियुक्त भारतीय जल सेना के प्रमुख दिनेश त्रिपाठी जी को बनाया गया है। इन्होंने आर हरि कुमार का स्थान लिए थे। तो थल सेना, वायुसेना, जल सेना सीडीएस हो गए वर्तमान वाले। इनके अलावा जनवरी 2024 में एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान में वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, है ना, प्रशासन एसओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि जनवरी 2024 में किसको, है ना, वायुसेना के पश्चिमी कमान में शामिल किया गया है, तो शिव कुमार को। असम राइफल के नवनिर्वाचित महानिदेशक, है ना, जिसे अगस्त 2024 में नियुक्त किए गए हैं। वीवीआई करेंगे इस क्वेश्चन सबको, है ना, जहां भी महानिदेशक वाली बात आती है वीवीआई हो जाते हैं। तो 2024 अगस्त महीना में असम राइफल में
विकास लखेरा को नियुक्त किया गया है। असम राइफल भारत में सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है और इसकी स्थापना 1835 में हुआ था। और ये जो अपनी सेवा देते हैं ये भारत म्यांमार के सीमा पे अपनी सेवा देते हैं। तो यहाँ से भी कई सारे बातें आप जो है अपने माइंड में रख सकते हैं। बीएसएफ के वर्तमान हेड किसे बनाया गया है? इसे भी 2024 में ही नियुक्त किए गए थे। दलजीत सिंह चौधरी साहब को बनाया गया है। और बीएसएफ कहाँ पे अपनी सेवा देते हैं? तो भारत बांग्लादेश के पोस्ट पे और भारत पाकिस्तान के पोस्ट पे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। एसएसबी के वर्तमान प्रमुख किसे बनाया गया है? ये भी 2024 में बने अमृत मोहन प्रसाद जी को। और एसएसबी जो है ये कहाँ पे अपनी सेवा देते हैं? सशस्त्र सीमा बल, तो ये देते हैं भारत नेपाल पे और भारत भूटान सीमा पे। तो ये भी ध्यान रखना है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो महानिदेशक बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं अनुराग गर्ग को। चूंकि एनसीबी भी आए दिन जो है जागरूकता होने के लिए यहाँ पे अगर नई डिप्यूट होती है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सब जो है जागरूक कराने वाली संस्था है। किस चीज से जुड़ा है लोग समझे क्या है ये, है ना। इनके अलावा आईटीबीपी का जो है सेवा कहाँ पे देते हैं? आईटीबीपी भारत और चीन कहिए, भारत तिब्बत कहिए तो डायरेक्ट चीन ही कहेंगे। तो भारत चीन सीमा पे जो है आईटीबीपी जो है आपका सेवा देते हैं। प्रतिवर्ष वायु सेना दिवस कब मनाते हैं आप? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को, नेवी दिवस, और प्रतिवर्ष स्थलीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अरे वाह, मेरी छोटी वाली बेटी जो है ये 4 दिसंबर को ही जन्म ली है ना। जल सेना दिवस, ठीक है भैया, मैं तो इतना ध्यान ही नहीं लगाया था तब। चलिए, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार तथा राज्य मंत्री समिति कुल कितने मंत्री है? जो आपका कैबिनेट में 3.0 जो कार्यकाल चल रहे हैं मोदी साहब की, तो उसमें जो है सभी मंत्री को मिला के कितने हैं? तो 72 है ना, 72। इनके अलावा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या जो है ये तय करा गया। तो न्यूनतम नहीं, अधिकतम, न्यूनतम तो ऐसे फिक्स है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित, क्योंकि ये भी मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है, हेड होते हैं, है ना, बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होते हैं, नेता होते हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो इनके सहित 15% से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए कि भाई 100 का अगर पूरा कैपेसिटी है तो 15 से ज़्यादा नहीं होगा। अभी कितने पे चल रहा है हमारा? 543 पे चल रहा है लोकसभा। ऐसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550। ठीक है, पहले 552 हुआ करता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम है वो समाप्त हो गई। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री 30 है, राज्य मंत्री 36 है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 है। तीनों को जोड़ेंगे, तीनों चारों को, तो आपका 36 और 30 66, 6 5 11 71 और एगो प्रधानमंत्री हो गए ना 72। इनके अलावा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है, इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कई बार अपने को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल के नेता है तो इनको नियुक्ति थोड़ी करता होगा, नहीं, इनकी नियुक्ति किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री का सलाह लेना होता है। समझे, पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, अब वो नियुक्त हो गए तो अब सलाह देने का काम करेंगे अन्य मंत्री की नियुक्ति के समय, किसे? राष्ट्रपति को। कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी हो तो, माफ कीजिएगा, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हो तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। यदि सदस्य नहीं भी हो तो भी वह मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। यही चीज पहले बोल रहे थे हम, है ना। परंतु 6 महीने के अंदर उसे जो है सदस्यता ग्रहण करना होता है, नहीं तो वो अपने पद से समाप्त माना जाता है। मंत्रालय में कुछ नए मंत्री जैसे के राम मोहन नायडू ये उड्डयन मंत्री को बनाए गए हैं। ज्योतिया राव सिंधिया वर्तमान मंत्रालय में संचार मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर आवास और शहरी मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्रालय में मंत्री है। ठीक है भाई, शिवराज सिंह साहब को भी याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिवराज सिंह साहब को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी आज भी याद रखे हैं, है ना। गिरिराज सिंह वर्तमान में कपड़ा मंत्री है, पहले पंचायत मंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री ललन सिंह है, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में भी आए थे। जनजातीय मामले के मंत्रालय में मंत्री कौन है? जुअल ओरोम है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये गोवा के अंदर स्थित है। इस वन्य जीव अभयारण्य को गोवा सरकार ने जुलाई 2023 में बाघ रिजर्व संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल करने का आदेश दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय रहा था, आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ का
पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया था, तो वो भी ध्यान रखेंगे, वो भी चर्चा में रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है। महादेव वन्य जीव अभयारण्य के लंबे चोंच वाले गिद्ध, बाघ, हिरन, जंगली सुअर इत्यादि पाए जाते हैं। गोवा के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे तो आपका भगवान महावीर, ये बहुत फेमस है। काटीगांव वन्यजीव अभयारण्य, ये भी गोवा में है। मोलेम नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये सभी के सभी आपके गोवा में मिल जाएंगे, है ना। चंदोली नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, अब बोरीवली से पकड़ लिए होंगे, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत नाम रहते हैं, बोरीवली, कांदीवली, डोंबिवली, है ना, आंबीवली, है ना। तो ये जो बोरीवली है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो चंदोली भी महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहेगा तो महाराष्ट्र में होगा, लेकिन अगर गांधी को यहाँ से डिलीट करूँ, खाली संजय नेशनल पार्क कहूँगा तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, सभी महाराष्ट्र में है। पेंच जो है महाराष्ट्र के अलावा एमपी में भी एग्जिस्ट करता है, तो पेंच के लिए 2 आंसर हो सकते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, है ना, तो इसे स्थापित किए गए थे, जिसका नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है, जहाँ पे हिम तेंदुआ जो है फेमस है, अभी मैंने बताया था जहाँ पे त्योहार वाला क्वेश्चन बता रहा था। दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा जो है ये सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा का आकार कैसा, ट्रायंगल शेप का होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है आपका सुंदरबन डेल्टा। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। इस डेल्टा में जो है मैंग्रोव वन पाई जाती है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास था, से साथ सुंदरी की वृक्ष भी इस डेल्टा में पाई जाती है। डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन को अपन ज्वारीय वन भी कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अधिकांश तटीय इलाका में मैंग्रोव वन पाया जाता है और मैंग्रोव संरक्षण से एक योजना चलाया गया था पिछले साल, उसका नाम था मिष्टी योजना। 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो जो गरीब कल्याण अन्न योजना है ये जनवरी 2024 में 5 वर्षों के लिए पुनः जो है इसे रिन्यू करा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना, 5 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए अब यह योजना 2028 तक एज इट इज चलता रहेगा। इस योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था। इस योजना की शुरुआत प्रारंभ में मात्र 3 महीने के लिए किया गया था। आपने कोरोना काल में देखा होगा बहुत सारी तकलीफ हुई, तो वहाँ पे स्टार्ट करी गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 केजी अनाज प्रत्येक महीना फ्री में दिया जाना था, है ना, और जो आपका दिया जा रहा है, अभी तो एक्सटेंड कर दिया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो है लाभार्थी की जो संख्या है 81 करोड़ से भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाती है, तो 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाती है। इसके ऊपर आप वापरेंगे तो आपको जो है पैसा देना होगा। आयुष्मान भारत वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विस्तार योजना, ये जो है आयुष्मान भारत योजना जो मेन वाला है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ वरिष्ठ नागरिक पर एप्लीकेबल होती है और उसमें भी वरिष्ठ नागरिक की उम्र मिनिमम 70 वर्ष होनी चाहिए। नहीं कोई बात कि आप अमीर हैं कि गरीब, सबको जिसका उम्र 70 वर्ष हो गया है सभी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में लाभ क्या है, 5 लाख तक का बीमा कवर प्रोवाइड कराई जाती है। इसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विस्तार योजना। इसको 2024 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना, ये भैया जो है 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना पूरे वर्ष 2024 के लिए चलेगा, है ना। स्वनिधि योजना का स्टार्ट कब हुआ था, 2020 में। ये किसके लिए चलाया गया था, स्ट्रीट वेंडर के लिए चलाया गया था। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, इसे भी 2024 में लाया गया है। इस योजना के तहत जो शैक्षणिक शोध है ना, शैक्षणिक कार्य पे जो शोध कार्य है ना, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 2019 में किया गया था और इस मिशन के तहत 100% जल उपलब्धता वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना था और पूर्वोत्तर भारत में ऐसा पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बने थे। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मैक्सिमम लोन की जो राशि है 20 लाख कर दी गई है, हम कल भी बताए थे। प्रसिद्ध पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है, ये पुस्तक का नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो एस जयशंकर साहब लिखे हैं। एस जयशंकर साहब बहुत बड़े हस्ती हैं, विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। व्हाई इंडिया मैटर्स के लेखक
भी एस जयशंकर साहब हैं। इनके सभी अन्य पुस्तकों में, है ना, द इंडिया में स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड भी प्रमुख है। वर्तमान मंत्रिमंडल में एस जयशंकर विदेश मंत्री है। तो इनके 3-4 किताब हैं, बड़े हस्ती हैं, तो इनके भी किताब एग्जाम में आते हैं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स के लेखक एस जयशंकर हैं, जिसे 2023 में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा विमोचन किया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि पुस्तक के लेखक नहीं पूछते हैं, ये पूछ देते हैं कि किसके द्वारा विमोचन किया गया। और ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि उस अवसर पे कोई बड़े बड़े लोग शामिल हुए रहते हैं, ठीक है, तो पूछ देते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के संविधान पर दिए गए भाषणों का संकलन का शीर्षक रखा गया है नए भारत का सामवेद, ठीक है, का विमोचन रामनाथ कोविंद के द्वारा करवाया गया था, जो भूतपूर्व भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अंबेडकर और मोदी एक पुस्तक का नाम है, इनके लेखक इलैया राजा है। इसका विमोचन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा करवाया गया था। तो ये कुछ एक मॉडर्न पुस्तक जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। कल मैंने सुशील कुमार शिंदे का पुस्तक बताया था, 5 डिकेड्स इन जो है राजनीतिक, इस प्रकार के क्वेश्चन। इनके अलावा भारत में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ऑब्वियसली गंगा नदी बेसिन में, है ना। गंगा नदी की बेसिन इंडिया में सबसे बड़ी नदी बेसिन भी है और यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करेगी। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में दुनिया की सबसे अधिक आबादी निवास करते हैं। गंगा नदी हिमालय की प्रमुख नदी है। इसकी उद्गम गोमुख हिमानी से होती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी जो है नाम पड़ जाता है इनका। इसी संयुक्त जलधारा को हम गंगा कहते हैं। गंगा नदी की सबसे पहले सहायक नदी भारत में राम गंगा नदी है, जो उत्तर के दिशा से आके, है ना, राम गंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से आके गंगा नदी में मिलती है, ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछे गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे राम गंगा नदी है, ठीक है। इनके अलावा आखिरी सहायक नदी गंगा की कौन सी है इंडिया में, तो आप कहेंगे महानदी। इसके बाद महानंदा, माफ कीजिएगा, महानदी एक अलग चीज है जो छत्तीसगढ़ से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। और ये महानंदा है जो गंगा की सहायक नदी है। ये इंडिया में गंगा को मीट करने वाला आखिरी नदी है। इसके बाद गंगा की जो जलधारा है, एक जलधारा इंडिया में रुक जाती है जिसे हुगली कहते हैं, दूसरा जो है बांग्लादेश में चली जाती है जिसे पद्मा कहते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। तो पहला सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना, दूसरा सबसे बड़ा सहायक नदी सोन नदी है, जो बिहार के आरा के समीप दक्षिण दिशा से आकर गंगा नदी में मिलती है ना। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। नमामि गंगा कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में किया गया था। इसे गंगा सफाई कार्यक्रम था। इनके अलावा गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में मनमोहन सिंह साहब के द्वारा। अब हमारे बीच मनमोहन सिंह साहब भी नहीं रहे, कोई नहीं रहेंगे, धीरे धीरे कहाँ जाओगे, वहीं जाओगे। इनके अलावा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार की राजधानी पटना में खोला गया। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये हाल फिलहाल हुआ है, ये करंट सेक्शन से पूछे जाएंगे। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये बिहार में ही है, लेकिन ये भागलपुर में है, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, इसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो ये विक्रमशिला जैसे शब्द मिल रहा है तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा यहाँ पे गंगा नदी का यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्लो है कैसे कैसे होता है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। प्रसिद्ध विदेशी व्यापारी यात्री तथा उनसे संबंधित देश में किसका मिलान गलत किया गया है, आपको पहचानना है। जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर, ये फ्रांस के थे जी, ये सही है। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, सही है। फ्रांकिस बर्नियर, ये जर्मनी के नहीं है, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये जर्मनी का नहीं होगा। निकोलो कांटी, ये आपका इटली के है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है एक चिकित्सक थे और ये 1658 में भारत आया था, जहाँ दारा सिको और शाहजहां, दारा सिको, औरंगजेब, ये तीनों के शासनकाल के दौरान जो है यहाँ पर रहे थे और ये फ्रांस के रहने वाले थे। पीटर मुंडी, यह 1630 के बाद भारत आया था, है ना। और ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे और ये इटली के जो है 1600 शाहजहां का शासन चल रहा था। एक सेकेंड, पीटर मुंडी, शाहजहां 1627 जो है, एक सेकेंड, एक मिनट, 1605 से 1627 जो है अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है भैया, शाहजहां के शासनकाल में आएंगे। और इटली के यात्री है, ठीक है, कौन भैया, पीटर मुंडी। विलियम हॉकिंस या जेम्स प्रथम, जो उस समय ब्रिटेन के राजा हुआ करता था, है ना, उनके राजदूत थे, जो जहांगीर के दरबार में आया था और कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1609 में
भारत में जेम्स प्रथम का अन्य राजदूत जिनका नाम सर टॉमस रो था, वह जहांगीर के दरबार में ही पधारे थे 1615 में। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि धारण की दे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश खान की उपाधि किसे दिया गया था। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, इन्होंने शाहजहां के काल में भारत का जो है 6 बार यात्रा किया था, ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे जो सल्तनत कालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम रेहला था और यह अरबी भाषा की प्रमुख ग्रंथ हुआ करता था। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिनिगो पायस कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निकोलो कांटी जो एक प्रसिद्ध इटली के यात्री थे, यह देवराय प्रथम के काल में भारत आया था। अब हेनसांग, फहियान और इतसिंग, इनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें सबसे पहले कौन आया, तो आप कहेंगे फहियान आया था, है ना। फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, ये ध्यान रखेंगे। जो आपका हेनसांग है, इनसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। और हेनसांग जो है ये दक्षिण भारत की यात्रा किस शासन के काल में किए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव के शासक हुआ करता था, उनके समय में साउथ इंडिया का भ्रमण किए थे कौन, ह्वेनसांग, है ना। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे, है ना। भारत में किस प्रकार के कलाकारों को गीतों की रानी की उपाधि की दी गई है, किस प्रकार की प्रमुख कलाकार को गीतों की रानी या कर्नाटक संगीत की रानी इसे ही कहते हैं, एम सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है। एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम वो कलाकार हैं जो संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किए थे 1998 में, है ना। और इन्हें कर्नाटक संगीत की रानी भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। बनारस घराने के प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। अभी कल मैंने आपको बताया था, है ना, श्रीवास्तव मैडम जो मिर्जापुर के हैं और कजरी लोक नृत्य के लिए जो आपका गायन है एक्चुअली, और 2024 में पद्मश्री प्राप्त किए थे, तो उन्हें कजरी की रानी कहा जाता है, ठीक है, कल ही बताया था। श्रीवास्तव मैडम जो है। मल्लिका एक गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। भारत में स्वर्ग कोकिला, है ना, स्वर कोकिला होगा, स्वर्ग कोकिला नहीं होता ना, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। पंडवानी की रानी सुप्रसिद्ध गायिका तीजन बाई को कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ की गायन शैली थी, है ना। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति पूछे जाते हैं, तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये 3 आदमी त्रिमूर्ति बने। लेकिन कर्नाटक संगीत के फाउंडर या फिर संस्थापक या फिर जनक ये पुरंदर दास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का दायरा जो है साउथ इंडिया तक सीमित है, बाद बाकी इंडिया में हम इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा। सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला मेट्रो सिटी 2011 में मुंबई था, तो एकदम सही है। वर्ष 2011 में शिशु लिंगानुपात 919 था, ये भी सही है ना। और ओवरऑल 946, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 2011 में 943 होगा जी, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ लिंगानुपात में, ठीक है, क्लियर करते हैं। वर्ष 2011 में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का था क्या, और जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए। ऑप्शन नंबर सी गलत है। परसेंटेज के अनुसार जो है सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ करता था, और ओवरऑल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक था। आई होप आप समझे परसेंटेज के हिसाब से कैसे आंसर डिफरेंट हो जाता है कि भाई 100 जनसंख्या है और उसमें 30 गो आदमी ग्राम में निवास करता है, तो 30% हो गया। अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि 1000 जनसंख्या है और उसमें से 21 गांव में निवास करते हैं, तो 10% ना हुआ भाई। तो परसेंटेज के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, ओवरऑल तादाद के हिसाब से उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार से शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक तादाद में शहरों में लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से गोवा में होगा, ठीक है। बाद बाकी जनगणना पे विशेष डाटा एक एक बारीकी के साथ अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मैंने पढ़ा दिया था, आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन मात्र 22 मिनट में आपको 2 नंबर एग्जामिनर देंगे, तो आपके ऊपर है आपको लेना है कि नहीं लेना है ना। अब कितना मैं रिक्वेस्ट करूं, कब तक हाथ जोड़ूं कि देख लो अच्छा पढ़ाता हूं, पढ़िए तो पढ़िए, नहीं पढ़िए तो नहीं पढ़िए, है ना। चलिए आपके ऊपर है भाई, आप भी तो खुद समझदार हो कि कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या काम का है नहीं है। अब तो ग्रेजुएट हो गए होंगे, है ना। चलिए
चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जनगणना वाला आप जनगणना वाले से कवर कर लियो, है ना, क्योंकि यहाँ टाइम पास ही होगा, जो मैंने अलग से पढ़ा दिया हो, जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ। प्रसिद्ध प्राचीन कालीन ग्रंथ मालविका मित्रम में किस वंश का वर्णन किया गया है? ये ग्रंथ का नाम है। इसमें कौन से वंश के बारे में बताया गया है? तो शुंग वंश के बारे में। मालविका मित्रम के लेखक कौन है? शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और इस वंश की स्थापना कैसे किए थे? तो जो आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ हुए, उनकी हत्या कर दिए थे ये पुष्यमित्र शुंग महाराज, और इन्होंने जो है अपना एक अलग वंश बसा लिया था। कालिदास की अन्य प्रमुख किताबों में आएंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रघुवंशम महाकाव्य, है ना, मेघदूत, ये सब भी पूछे जाते हैं कालिदास की पुस्तकों में। इनके अलावा मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका, है ना, मेगास्थनीज द्वारा जो है आपका ये क्या है, मेगास्थनीज द्वारा जो है इंडिका लिखा गया है, जिसमें मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी चनक द्वारा लिखा गया किताब अर्थशास्त्र में भी मिलता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, वहीं गुप्त पुराण का संबंध गुप्त वंश से हो जाएगा, जबकि वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से, माफ कीजिएगा, विष्णु पुराण का मौर्य वंश के और वायु पुराण का गुप्त वंश से, और मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा पूछा जाता है सातवाहन वंश से। तो ये कुछ एक पुराण और उसको जो है रिलेट किए अपन वंश के साथ। 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी है ना, ये आपको किस ग्रंथ में मिलेंगे? तो 16 महाजनपद के बारे में जो आपका जानकारी है ये आपका अंगुत्तर निकाय में मिलेगा, ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है ना। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ये थे आपके कवि हरिसेन, ये भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इनके अलावा ऐहोल शिलालेख कवि रवि कर्ती द्वारा लिखा गया था। इस शिलालेख में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ नहीं भाई, समय देख रहा था, समय कब तक और पढ़ा सकता हूँ। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग में किया गया था? चैम्बरलिन आयोग के द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए पहली बार प्रयास किए थे। चैम्बरलिन आयोग 1914 में आया था। फिर रिजर्व बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के द्वारा हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नोट छापना, मौद्रिक नीति जारी करना, है ना। इसके अलावा और कई सारे काम है। एफआई कंपनियों को रेगुलेट करना इत्यादि भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। प्रतिभूतियों की लेन देन करना, सरकारी बैंकर का कार्य करना, कमर्शियल बैंक को लोन देना, ये सभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय मुद्रा के पीछे जो है कितने भाषा में नोटों की जो है राशि अंकन होती है? तो 15 भाषाओं का एक समूह होता है और 2 भाषा अलग से, हिंदी और अंग्रेजी, तो टोटल 17 भाषा का इस्तेमाल करी जाती है भारतीय मुद्रा यानी नोट पे, है ना। भारत के दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। भारत सरकार द्वारा 1949, 66, 91 में भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 49, 66, 91 अवमूल्यन जब किसी देश में हो जाती है तो अपने मुद्रा का, तो वो निर्यात को बढ़ावा मिलता है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण सबसे पहले 1946 में हुआ था, सेकेंड टाइम 1978 में, और तीसरी बार 2016 में हुआ था। और 2000 का नोट जो है पार्टिकुलर बंद कर दिया गया है कुछ दिन पहले। इसके अलावा भारत में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा आपूर्ति के चेन में M1, M2, M3, M4 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे कम M4 और सबसे ज़्यादा M1 की तरलता पाई जाती है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक इत्यादि ऑप्शनल मनी का उदाहरण है। SDR को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है ना। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग संरचना से होती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए, ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 में हुआ था। अब कोई भी ग्रामीण बैंक इंडिया में नहीं लगाए जाते हैं, और सिक्किम और गोवा 2 ऐसे स्टेट है जहां पे कोई भी ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। किस सल्तनतकालीन शासक ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था, 50%? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, उपज का आधा जो है लगा नहीं वसूलने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रमुख शासक था, है ना। खिलजी वंश के जो संस्थापक हुए ये जलालुद्दीन खिलजी हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली
अस्थाई सेना रखना, सेना को नगद वेतन देने इत्यादि का कार्य स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल इत्यादि का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर, सेकेंड सिकंदर एसानी कहा करता था, यानी दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के विजय हेतु मलिक काफूर को चुना था, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागना, है ना, हुलिया लिखने इत्यादि की प्रथा जो है स्टार्ट करवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सल्तनत में सैनिकों को नगद वेतन देने और अस्थाई सेना रखने की प्रथा स्टार्ट करवाया था। उचित प्रसूति सहायता का लाभ संविधान के किस भाग के अंतर्गत उपबंध किया गया है? तो भाग 4, है ना। आज फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंटेंट लेने आएंगे तो पेमेंट वगैरह करके जो है थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी रखे गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 39A में समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय प्रोवाइड कराई जाती है, ये भी डीपीएसपी में गिरेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी या बलात् श्रम जबरदस्ती काम करवाने पे रोक देता है, जबकि अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार या वास्तविक स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। इससे एक बार यूपीएससी प्री में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 21 को दूसरे भाषा में पूछा गया था कि अपने पसंद के, है ना, लोगों से विवाह करना विवाह करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 21 ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें नाम से स्पष्ट है निजता का अधिकार है, ठीक है, और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अन्य मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं जो बदल जाती है समय के अनुसार, है ना। अगर देश में कोई संकट है तो उस समय मौलिक अधिकार का दायरा छोटा किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 21, 20 ये सब नहीं बदलने वाला मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। इसे भारतीय संविधान का मगना कांटा कहा जाता है। 66वां संविधान संशोधन के तहत 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार होगा। इसका प्रबंध 2002 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के अनुसार जो है डीपीएसपी को संरक्षण प्रदान किया गया है। लगाना 440 वोल्ट। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार का कौन सा आर्टिकल जो है डीपीएसपी को संरक्षित प्रदान करते हैं, तो आर्टिकल 21 का से एक बार फोन काट दिए तो लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 22 का प्रयोग कर रीट जारी करते हैं, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करके रीट जारी करते हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो की लास्ट प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट बाय करके अपनी एग्जाम की जर्नी को सुगम बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।